नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। मार्शलों की नियुक्ति पर गरजे केजरीवाल। डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट। यूपी में 7 साल से डबल लूट चल रही है। बता दें आपको कि कल सौरभ भारद्वाज नहीं रहे और आपको बता दें कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज कल बताई जा रहा है कि नहीं, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों पर करा रहा था, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता का प्यार, समर्थन और विश्वास ही मेरी ईमानदारी का प्रमाण बनेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट है। यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनकी भाजपा 22 राज्यों में सरकारें हैं और आप इनसे पूछना कि एक राज्य बता दे जहां पर उन्होंने बिजली फ्री की हो। गुजरात में इनके 30 साल से सरकार है, इन्होंने एक भी स्कूल ठीक नहीं कराया। 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। एक काम ये बता दें जो इन्होंने अच्छा काम किया हो। अगले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इन एक साल में 22 राज्यों में से ऐसा कोई एक काम करके दिखा दीजिए जो कि दिल्ली में हुए हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनपुट हेड ज्यादा जानकारी के साथ राजीव शर्मा जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, जानना चाहेंगे आपसे कि अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, विस्तार से बताएं। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे एनडीए की सरकार को, मोदी सरकार को उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो जहाँ इनकी बीजेपी की एनडीए की सरकारें हैं वहां पर ये बिजली का बिल माफ करके दिखाएं, ये फ्री बस में यात्रा करके दिखाएं महिलाओं को। बहुत सारी बातें कही। दरअसल ये जो आज इनका ये जन अदालत लगाई थी इन्होंने, ये इनका एक अभियान है, चुनाव अभियान, जो दिल्ली में आगे चुनाव होने जा रहे हैं उसका अभियान उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो काम ये दिल्ली में कर चुके हैं वो काम भाजपा की सरकारें या एनडीए की सरकारें कहीं नहीं कर सकती। ये हमेशा अपने काम को अव्वल बताने की कोशिश करते हैं, वही इन्होंने किया है। अब चूंकि ये जेल से बाहर आ चुके हैं और ये सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो ये बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये बोल करके ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ इन्होंने दिल्ली में किया है ऐसा कुछ भी मोदी सरकार, एनडीए सरकारें, जो बीजेपी की सरकारें राज्यों में हैं, वो नहीं कर सकती हैं। इन्होंने पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दिया है और अगर ये दिल्ली में आए तो दिल्ली भी बर्बाद कर देंगे। उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया है कि साहब हरियाणा में जो है वो इनके प्रत्याशियों को लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया, गांव में नहीं घुसने दिया, प्रचार नहीं करने दिया। तो पूछे थे कि तुम्हारी ये डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, क्यों लोग तुम्हें धक्के दे करके निकाल रहे हैं। मतलब एक तरीके से एब्यूजिव, एक तरीके से चिढ़ाने वाली भाषा, ये सब उन्होंने इस्तेमाल किया। दरअसल उनका केवल एक और एक मकसद है, किसी भी तरीके से लोगों के मन में ये बात बिठाई जाए कि सबसे अच्छा नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए सबसे अच्छा नेता केजरीवाल, देश के लिए सबसे अच्छा नेता केजरीवाल। वो एक इस अभियान पर लगे हुए हैं और इसी अभियान के तहत आज इनका ये कार्यक्रम था। जी नेहा। ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से अपने जो दर्शक हैं उनको सुनवा देते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था
जब इनके 240 सीट आई थी, अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया, डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं गिरा था। सौरभ भारद्वाज कौन है? ये कोई एक शख्स नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों द्वारा चुना हुआ मंत्री है, आपका मंत्री है। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं था, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के कराह रहा था। देखिए, एक बार फिर से वही बात उन्होंने दोहराई जो कि अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इतने राज्यों में ही है और उसके बावजूद भी जो एक काम ऐसा गिनवा दीजिए जो कि उन्होंने बहुत बेहतर किया हो। वो लगातार दिल्ली का जिक्र करते हैं और दिल्ली में जिस तरह से मुफ्त बिजली और पानी की बात की जाती है उसी को उठाने और भुनाने की कोशिश हर वक्त हर तरीके से केजरीवाल करते हैं और एक बार फिर से वो इसी मंच से इसी को भुनाने की कोशिश करते रहे। राजीव जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जैसे उन्होंने कल सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया कि वो पैरों में पड़ गए थे। हालांकि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जो है एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। एक्चुअली ये पूरी तरीके से ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि इनका अपना तरीका है, लेकिन ये तरीका जो है वो एक स्तरीय राजनीति का नहीं है। नाटक, नौटंकी जो है वो कभी कभी ठीक लगते हैं, लेकिन हमेशा ये इस तरीके से करना। आप ये देखें कि सौरभ भारद्वाज उनके पैरों में पड़ गए और आतिशी जो इस समय CM है वो उनकी गाड़ी में बैठ गई, विजय गोयल के गाड़ी में। तो अब ये बताइए कि इस तरीके से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप दिल्ली के आतिशी इस समय दिल्ली की CM हैं, सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, उन्हें अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, उन्हें उस तरीके से विरोध करना चाहिए। राजीव, कुछ भी ऐसा खास उनके भाषण में नहीं दिखाई दिया जो ये कहा जाए कि कुछ नया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। महाकुंभ की तैयारी का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे CM योगी ने सबसे पहले संगम नोज पर पहुंचकर गंगा दर्शन और पूजन किया है। उन्होंने मां गंगा और यमुना से महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की है। CM योगी के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान समेत कई भाजपा विधायक और सांसद मौजूद थे। CM योगी गंगा पूजन यहां पर करते हुए दिखाई दिए। बता दें आपको कि CM योगी गंगा पूजन के बाद अक्षय वट, पातालपुरी और सरस्वती कूप के दर्शन और निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। प्रदेश की योगी सरकार जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ को ग्रीन और स्वच्छ करने और उनके तौर पर पेश कर रही है। बता दें आपको कि महाकुंभ की तैयारी को लेकर 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी दौरे में CM योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का लोगो और महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। CM योगी महाकुंभ से जुड़ी हुई योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर संतों का सुझाव मांगेंगे। CM योगी महाकुंभ को लेकर अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। CM योगी अपने दौरे में करीब 6.25 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। राजस्थान बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ की ओर से रीज्वाइनिंग, आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान और भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रबुद्धजनों के साथ शहर की सी स्कीम स्थित होटल शकुन में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने CA और CS को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए
राइजिंग राजस्थान समिट में आपके सुझाव और सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले सुझाव आमंत्रित हैं और सरकार आपके सुझाव पर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी भारत के नाम बताई थी। उस नरेंद्र ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको साकार कर रहे हैं और आज देश की प्रगति के साथ देश में हो रहा परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। फिर चाहे वो आतंकवाद को समाप्त करना हो या देश से गरीबी दूर करने हो या फिर दुनिया में भारत का परचम लहराना हो, देश के साथ राष्ट्र की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आप सभी को भाजपा के इस सदस्यता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी है और आप जैसे प्रबुद्ध जन भाजपा से जुड़ेगा तो देश मजबूत होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी डर गए हैं, महाराष्ट्र हारने वाले हैं। मैं उनको आह्वान करूंगा कि जब तक इलेक्शन है दिल्ली की राजधानी मुंबई में शिफ्ट कर लीजिए। और ये उन्होंने कहा उनको बार बार आना जाना पड़ता है दिल्ली से मुंबई। एक तो ये दिल्ली में कुछ काम करते नहीं, घूमते रहते हैं। उधर विदेश में मोदी जितने महाराष्ट्र में आएंगे उतने ही उनकी सीटें कम होगी। गुजरात के ड्रग्स के बारे में मोदी जी ने बोलना चाहिए उनको। और देश का सबसे बड़ा ड्रग्स 3 लाख करोड़ जो कि गौतम अडानी के पोर्ट से बरामद हुआ था, वो कहां से आया, कौन जिम्मेदार है, मालिक कौन है, इसके पहले कितना उतरा था, पैसा कहां गया और उसके ऊपर किस किस ने चुनाव लड़ा, ये नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों और पुलों के निर्माण के उद्देश्य से लाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कांग्रेस ने कागजी दावा करार दिया है। बता दें आपको, कांग्रेस ने कहा है कि धरातल पर स्थिति ये है कि आपदा के समय करीब 750 सड़कें टूटी थी, उसमें अधिकांश अभी नहीं बनी है। कांग्रेस का कहना है कि ग्रामीण जनता आज भी अपने क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए शासन प्रशासन के चक्कर लगाती है, जो कि सरकार के दावों की पोल खोलता है। एनआईए की टीम ने नगर के मोहल्ला खानकाहा स्थित बड़ा दरवाजा से जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है वो बिहार राज्य के जिला कटिहार का रहने वाला बताया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि उक्त व्यक्ति वर्ष 2008 में नगर के एक मदरसे में तालीम हासिल कर चुका है और वर्तमान में एक कुतुब खाना पुस्तकों की दुकान में कार्य कर रहा था। सूत्र बताते हैं कि विदेशी फंडिंग के मामले में टीम ने उसे उठाया है। संदिग्ध के साथ ही टीम उसकी पत्नी को भी साथ लेकर देवबंद के एटीएस सेंटर लेकर गई थी। इससे पूछताछ के बाद उसकी पत्नी को छोड़ टीम संदिग्ध को अपने साथ दिल्ली ले गई। एक लैपटॉप भी संदिग्ध के पास से मिला है, जिसे एनआईए ने कब्जे में ले लिया है। इससे पूर्व एनआईए महाराष्ट्र, मालेगांव और जम्मू कश्मीर में छापा मार चुकी है, जहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। माना यह भी जा रहा है कि उससे पूछताछ के आधार पर ही देवबंद में संदिग्ध को उठाया गया है और हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन किया। 21 सालों में पहली बार चेन्नई ने वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की है और इस बार ये समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य हो रहा है। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी। राफेल सुखोई के करतब देखने के लिए सीएम स्टालिन मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक मचाने वाला सबसे खूंखार भेड़िया शनिवार रात को मारा गया। जानकारी के मुताबिक खूंखार भेड़िया मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाने पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भेड़िया महसी क्षेत्र के तमाचपुर गांव में मारा गया। अब तक जिले में कुल 6 भेड़िए मारे जा चुके हैं। बच्चे को मारने में नाकाम होने पर बकरी पर भेड़िए ने हमला किया था और वन विभाग की टीम 24 दिनों से छठे भेड़िए की तलाश कर रही थी। इससे पहले 10 सितंबर को महसी में 5वां नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया था और छठे भेड़िए की मौत होने से भयभीत ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। छठवां खूंखार भेड़िया अब तक 9 मासूम सहित एक महिला समेत 10 लोगों को शिकार बना चुका था। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को इस भेड़िए ने घायल भी कर दिया था और डीएफओ अजीत सिंह ने बताया है कि बीती रात 8:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक जानवर बकरी के बच्चे को लेकर जा रहा था। जब वो मौके पर पहुंचा तो बकरी और भेड़िया वहां मरे पाए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक खबर आ रही है, जहां पर पुख्ता सूत्रों से भारतीय सेना को खबर मिली है कि दुश्मन हमारे देश में एक और आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की 611 गोरखा राइफल्स और एक असम रेजिमेंट के चुनिंदा कमांडो स्पेशल हेडक्वार्टर्स और संचार केंद्र पर हमले की तैयारी कर रहे थे। तभी दुश्मन के टारगेट की पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए क्लोज टारगेट रेकनिक्संस ऑपरेशन शुरू किया गया और ड्रोन ने दुश्मन के टारगेट की खोजबीन शुरू कर दी। रात के अंधेरे में किए जाने वाले डिमॉन्स्ट्रेशन की कार्रवाई सुबह की है और ऐसे में घातक पलटन के कमांडोज दुश्मन के नजदीक से जाकर बिना सरप्राइज खोए दुश्मन के संतरी को मार गिराया। बता दें आपको कि ऐसे में रेड की कार्रवाई साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य समारोह में दिखाई दी। इस कार्रवाई को देखकर दर्शक काफी रोमांचित दिखाई दिए। मुंबई के चैम्बूर इलाके में तड़के सुबह एक मकान में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लगने से आग तेजी से फैल गई, जिससे कि परिवार के लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। जिस मकान में आग लगी उसे नीचे दुकान है और ऐसे में जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना में परिवार के 7 सदस्य आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं। उन्हें आनंद फानन में रजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से प्रदेश में सभी मालवाहक वाहन और सवारी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर फिटनेस जांच होना अनिवार्य नहीं रहा है। दरअसल प्रदेश में 12 में से अभी तक केवल 4 फिटनेस सेंटर बनने की वजह से मैनुअल रूप से ही वाहनों की फिटनेस जांच करना जारी रहेगा। इसी को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी वाहन स्वामी को लंबे सफर के बाद फिटनेस टेस्ट न कराना पड़े। इसके लिए हमने विचार भी किया था कि हम सभी जनपदों में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने में देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू हो जाएंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 3 ATS का अभी निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड की बाजपुर से इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वाहिनी NDRF की टीम ने महाविद्यालय लोहाघाट में NCC कैडेट्स को बाढ़, आपदा, भूकंप, अग्नि दुर्घटना में लोगों की जान बचाने के महत्वपूर्ण गुण सिखाए। बता दें आपको कि विद्यालय के NCC लेफ्टिनेंट कमलेश सगटा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में NDRF की टीम ने NCC कैडेट्स को CPR देना, चोट लगने पर खून बहने को रोकना, बाढ़, भूकंप में लोगों की जान बचाने और अग्नि दुर्घटना में लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने, अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।
इंस्पेक्टर सुधांशु ने बताया कि किस प्रकार से सहायता पहुंचने तक आप घर में रखे सामान की मदद से ही रेस्क्यू उपकरण बनाकर अपनी व लोगों की जान बचा सकते हैं। साथ ही बाढ़ आने पर घर के पालतू जानवरों की जान भी बचाने के लिए उन्हें बंधन मुक्त कर देना चाहिए और इस दौरान टीम द्वारा डेमो के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी दी गई। मुरादाबाद की कोतवाली सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि चड्डा ग्रुप के कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूटपाट की घटना का मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए चड्डा ग्रुप के ही सेल्समैन अभिषेक भटनागर और उनके भाई मुसेरे तुषार भटनागर सहित 4 लोगों को जेल भेजा है। पैसे के लालच में चड्डा ग्रुप के सेल्समैन अभिषेक भटनागर ने ही अपने मुसेरे भाई और 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर पहले कलेक्शन एजेंट की रेकी की और फिर उसको सड़क पर ही गिराकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के सैदुपुर स्थित बौद्ध स्थली गुरुहुपुर एक आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जीरो पॉवर्टी स्कीम का बीते 2 अक्टूबर को सीएम योगी ने शुभारंभ भी किया। इस स्कीम के माध्यम से गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे लोगों का विकास कर रहे हैं, उन्हें हीरो बनाया जाएगा और इसके लिए सर्वे कार्य आरंभ होने वाला है। और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपराधियों में भी जाति नजर आ रही है, जबकि योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़े, दलित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश में महिला अपराधों के बढ़ते ग्राफ का कारण सपा के लोगों को बताया और आज ये भी कहा कि आज अयोध्या से लेकर कन्नौज तक हुए महिला अपराधों में सपा नेताओं का नाम सामने आया है। इस समय बीच सड़क पर बर्थडे मनाने का कल्चर युवाओं को खूब भा रहा है। सार्वजनिक स्थल पर बर्थडे मनाने के चक्कर में युवा कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ाने से बाज नहीं आते हैं और वाहनों पर केक काटने के चक्कर में कभी-कभी ट्रैफिक व्यवस्था को भी बाधित कर देते हैं। अब ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा में सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक कार सड़क पर खड़ी है और आसपास 4-5 युवक खड़े हुए हैं। कार के बोनेट पर केक रखा है और इसके साथ ही केक पर फायर क्रैक भी लगा हुआ है। इसके बाद बर्थडे टोपी पहने युवक केक काटता है और तभी शोर मचाते हुए विश करते हैं सभी। और ऐसे में इसके बाद इन्हीं युवाओं में से एक पिस्तौल निकालता है और हवा में फायरिंग करता है। वायरल वीडियो जेवर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इजराइल में इन दिनों आपको बता दें कि घमासान मचा हुआ है। वहां पर लगातार गोला बारूद चल रही है और ऐसे में भारत में बड़ी संख्या में लोग इजराइल में नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। वहीं गाजीपुर में दुल्हापुर थाना क्षेत्र के कदीशापुर में रहने वाले मनीष चौहान भी 5 महीने पहले इजराइल में गए थे, जहां पर मनीष सेटरिंग का काम करते हैं और ऐसे में मनीष की पत्नी मंजू चौहान भी हमेशा भयभीत रहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि रोज वीडियो कॉलिंग पर बातचीत उनके पति से उनकी हो रही है। इस दौरान मंजू चौहान और मनीष चौहान के बीच वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत भी हुई, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बता दें आपको कि मंजू और मनीष के बीच वीडियो कॉलिंग के दौरान मनीष ने इजराइल के हालात और सुरक्षा को लेकर बातचीत की। इस दौरान वीडियो कॉलिंग के जरिए मनीष चौहान ने बताया कि इजराइल के क्रियाट गार्ड एक जगह है, वहीं पर सेटरिंग का वो काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ ठीक है और
जहां हम हैं वहां से काफी दूरी पर गोलाबारी हो रही है और इजराइल सरकार से मैसेज के माध्यम से सूचनाएं मिलती है। कहा जाता है कि अगर सायरन बजेगा तो आप लोग बंकर में चले जाएं और भारतीय दूतावास के संपर्क में भी रहने का मैसेज आता रहता है। फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान वीडियो कॉलिंग के जरिए बताया कि भारत सरकार ने भेजा है तो अच्छा समझकर भेजा है और हम लोगों का विकास हो सके। वहीं इजराइल गए हैं और मनीष चौहान की पत्नी मंजू चौहान ने बताया कि भय तो लगा रहता है, लेकिन हमारी उनसे रोज बात होती है तो कहते हैं कि सुरक्षित हैं, इसीलिए डर नहीं लगता। यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के द्वारा वहाँ के कुछ आप लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है? हाँ, मैसेज वगैरह तो डालते रहते हैं। समय से पहले मैसेज आ जाता है कि आप लोग ऐसे कुछ होने वाला है, सायरन वगैरह बजता है तो आप बंकर वगैरह में चले जाइए, तब मैसेज आता है। और मैसेज डालता है कि आप अपने भारतीय दूतावास के संपर्क में रहिए और भारतीय दूतावास का नंबर वगैरह सब कुछ डाले हैं व्हाट्सएप में मैसेज में। तो वैसे करते हैं हम लोग। तो क्या दिशा निर्देश आता है वहां से आप लोग को केवल मैसेज देने के लिए? हाँ, ये मैसेज आता है कि जैसे कुछ अनहोनी होने से पहले मैसेज डाल देते हैं, सायरन वगैरह बजता है कि आप लोग सुरक्षित हो जाइए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।